आज हम सेंटर ऑफ मास में बात करने वाले हैं कि हाउ वन कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास फॉर सेवरल केसेस लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ रॉड and we have a semicircular disc and we have a wire which is in a semicircular shape. We will learn in this video how one to calculate center of mass for any typical shape or any typical masses with the help that we have formulated what is the center of mass in my previous video. तो आज शुरू करते हैं मेरी इस वीडियो को with a very warm welcome. तो मैं हूं आपका दोस्त सदाम लिनार्डो कैप और मेरे चैनल में आपका स्वागत है. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स, इट्स नेसेसरी. तो लेट्स स्टार्ट इट. पिछली बार हमने देखा था कि हमने डिफाइन किया था सेंटर ऑफ मास को. मे बी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच वाज 1/m and summation of all the smallest mass. जो भी स्मॉलेस्ट मास है, मे बी अगर मेरे पास कुछ सिस्टम है जिसमें छोटे छोटे मासेस से वो बने हुए हैं तो उसे हमने कहा तब मे बी उसकी जो पोजीशन क्या होगी, कोई भी एक पार्टिकल का आप ले लें एंड देन वट एवर द मास इट वॉज, फॉर दैट वी हैव इवेल्युएटेड द कोऑर्डिनेट. तो अगर आपको इस इक्वेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा समझना डिटेल में, तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाओ जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो में मैं दिया हुआ होगा, और या फिर आप आई बटन पर क्लिक करो, वहाँ से आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द प्रीवियस वीडियो. एंड प्लीज़ मेरे प्रीवियस और भी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने एनर्जी कंसेप्ट, न्यूटन्स लॉ, उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को भी डिस्क्राइब कर रखा है, प्लीज़ आप उन्हें भी देखिए. डेट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट. तो आज हम जरा इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसके एक कि ये चीज़ कैसे है और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम किस तरह से इन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कहने का मतलब जब आप देख रहे हो कोई रॉड को ही, तो रॉड में क्या होती है, जो पार्टिकल जिससे बना है इसमें क्या है, कोई एक क्या जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इनके जो जिस एटम से वो मिलकर बना है, क्या वो उसे कैलकुलेट, क्या उसे आप गिन सकते हो, काउंटिंग इज पॉसिबल. दो For that kind of system, this n is kind of too much. It's too big. We cannot just calculate these kind of numbers. तो जब हम इन नंबर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं कि ये नंबर इतना बड़ा है, we call it as infinity. तो this is the case for discrete case where a system has some handful amount of n number of particles. और इन्हें हम लोकेट करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा आप देखोगे जब भी सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो वी नीड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. वी नीड टू पॉइंट दैट वेयर इज माय ओरिजिन. तो ओरिजिन को पहले लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू गो फॉर दीज पार्टिकल्स कि हम किस पार्टिकल को देख रहे हैं. बट अगर हमारा सिस्टम बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना है जिनको गिनना इम्पॉसिबल है, देन वी कैन से दैट दिस n विल गोज टू इन्फिनिटी. जब आपकी n इन्फिनिटी हो जाएगी देन व्हाट वी कैन से दैट ये जितने भी छोटे छोटे नंबर्स हैं आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं. तब हम क्या करते हैं, तब हम ये करते हैं कि हम या तो फिर वॉल्यूम ले लें या कोई एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लें और उस एलिमेंट को उस छोटे से मास को हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं कि आप कितने डिस्टेंस पे हैं. मे बी दिस इज माई आर डिस्टेंस. एट आर डिस्टेंस पे मेरा एक क्या है, छोटा सा मास है. दिस इज वी कॉल dm. मीन्स आपने देखा कि जब हमारे पास एक जब प्रॉब्लम आता है, जब प्रॉब्लम इस तरह का शेप होता है कि जब मेरे पास गिनना मेरे को इम्पॉसिबल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिससे वो बने हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, उन ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स में से एक छोटा सा एलिमेंट हम काट लेते हैं और उसे हम क्या करते हैं, dm. और मैं क्या करूँगा, उससे हम लोकेट करते हैं कि तुम कितने डिस्टेंस पे हो फ्रॉम द ओरिजिन. एंड देन दिस सिंपली ट्रांसलेट्स टू फॉर द कंटिन्यूस बॉडी वेयर your limit n goes to infinity, we have 1/m integral some distance r, और आपने जो ले रखा है मास को. तो अब आप देखो कि ये जो इंटीग्रल है मेरा वो किस पे है, वो आपका r n dm पे है. ये r ये बताता है कि जो छोटा सा आप मास को ले रखे हो उस छोटे से मास की जो पोजीशन है वो क्या है. And one more thing you have to understand that this r is too much important.
ये आर कहाँ का, ये कहाँ की डिस्टेंस को बताता है, इस डीएम की डिस्टेंस को बताता है। दिस कंसेप्ट हैज टू बी क्लियर। दूसरी चीज, क्या ये सेंटर ऑफ मास एक वेक्टर क्वांटिटी है? बिकॉज अगर हम यहां से देखें, m इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट्स अ मास, दिस ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, बट दिस r गिव्स यू पोजिशन, गिव्स यू द लोकेशन ऑफ दैट स्मॉल मास। तो जब हम इसका लोकेशन देखते हैं तो ये वी कैन नॉट से दैट इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ऑल्सो इन डायरेक्शन। ये कितना x में है, ये कितना y में है और कितना z में है। सो द डायरेक्शन, द वेक्टर, द फॉर्म ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास कम्स फ्रॉम दिस r। तो r में क्या है मेरा, दिस इज नॉट अ मैग्नीट्यूड बट दिस इज इन अ वेक्टर फॉर्म। तो r में तुम्हारी सब चीजें हैं। तो वन कैन डिफाइन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आई कैन डिफाइन दिस x x hat, y y hat एंड z z hat। उसी तरह से मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं डिफरेंट डिफरेंट वे से डिस्क्राइब कर सकता हूं। प्लस ये जो मास है वो उस डिस्टेंस के किस तरह से आप वेरी करता है, उसे आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए हम इसे एक्सप्लोर करते हैं लिटिल बिट फर्दर। और मैंने ये भी कहा कि सेंटर ऑफ मास क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और वो जो वेक्टर जो नेचर आता है वो किससे आता है, वो r से आता है। एंड दिस इंटीग्रल इज टू मच इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज this r and dm they are interrelated. Why they are interrelated? Because this r comes from this dm, means it is giving you the location of this small mass. That's why it is important. अब देखते हैं dm कैसा कैसा हो सकता है। तो dm को अगर हमें अनलॉक करना है तो वी नो, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ एनी सिस्टम, अगर ये वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम है तो मुझे पता है कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, द मास ओवर वॉल्यूम। ओके, तो ये जो डेंसिटी है वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अगर मेरे को dm चाहिए तो dm अगर क्या होती है, छोटा सा मास है, सपोज ये एक पूरा मास है, एक छोटा सा मास है, तो dm इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, बिकॉज इस छोटे से मास की अगर हम बात करें, दिस इज माई dm, देन रो तो हमेशा कांस्टेंट होगा, दैट इज रो, एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस लिटिल मास, दैट इज dm इज इक्वल टू रो इंटू टीवी। तो ये जो आपकी ट्रांसलेट होगी वो कहां से होगी, r रो इंटू टीवी। अगर रो आपकी कांस्टेंट हो ठीक है, बट जैसे ही हम वॉल्यूम में आ गए तो ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किसकी है, वो वॉल्यूम हो जाएगी आपकी दिस कंप्लीट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सोर्स, जिस पे आपकी वो इंटीग्रेट हो रही है। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये कहा कि r और dm, तो r आपका यहां से यहां तक, इसका ये मतलब मत समझना कि r किसी भी तरह से इससे लिंक नहीं होगा। मैंने पहले कहा था r इज कंप्लीटली लिंक विथ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहां पे चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बनती है, किस तरह से आप इस इंटीग्रल को इवोल्यूट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/m r रो इंटू dv फॉर वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इफ मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर एरियल हो, मीन्स ये जो है किसी एरिया पे डिपेंड करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं उसके बदले सिग्मा इज इक्वल टू मास ओवर एरिया। ओके, अगर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ मासेस जो है वो सरफेस में, सपोज हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं, या आप बोलो हॉलो सेमी सर्कल की बात करेंगे, या डिस्क की बात करें, दे आर काइंड ऑफ एरियल थिंग। तो एरिया की जगह अगर बात करें तो हम क्या लेते हैं हमेशा, सिग्मा इज इक्वल टू मास ओवर एरिया। तो उस तरह से हम बात कर सकते हैं, मास इज इक्वल टू, सो dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू da। तो जनरली ये बात आती है कि आपको एरिया की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर वॉल्यूम की जरूरत नहीं, एरिया की जरूरत नहीं पड़ती है, और मे भी आपकी लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई मास होगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ लेंथ एंड ब्रेथ तो होगा ही, प्लस थोड़ी बहुत थिकनेस आएगी। तो इफ यू नो ओनली अबाउट द वॉल्यूम, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस एरिया। Why? Because you can always multiply with some kind of a thickness and it will become your dV. Well, it's also fun, but dA लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है, you can always write it. बात करें आप अगर लेंथ की, मे बी अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, बिल्कुल लाइन की तरह है, बिल्कुल एक वन डायमेंशन है, then we can show it as lambda is equal to mass over length. Then for dm it will have simply
lambda into dl, or maybe dx. dl is a very small length which is a variable. Okay, so here dl is some kind of a variable thing. Okay, so it's not a very big deal. So I think it has, but the thing is that अगर मैंने continuous way को define किया कि suppose कि you have to calculate the center of mass for a very continuous body, then we will define everything in such a manner. Okay, fine. So how do we implement this? How do we do actually real calculation with the help of this concept? Let us understand. Well, to understand it, we will first start with a very simple question. A very simple example we used to do with the rod problem, a 1D rod problem. Or maybe you can always write it as a 2D, but I'm interested in 1D. Okay, maybe this is your rod. Okay, so here is your x and here is your y. There is no any thickness. There is a mass distribution which is constant. So the mass of the complete rod is m and the length is your L. Now the question is, what is the center of mass? So first of all, if you have some object, so I had this rod, मेरे पास ये rod था, मैंने क्या किया, एक ड्रॉ किया x and y को, और मैंने क्या किया, इस रॉड को मैंने एक एज पे रखा यहाँ पे, यानी एक एज पे क्या लिया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, और मैं यहां से फिगर आउट करना चाहता हूं कि वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड. ओके, तो मैंने कहा कि जब भी आपको कैलकुलेट करना सेंटर ऑफ मास, देन यू ऑलवेज नीडेड दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम. विदाउट दिस यू कैन नॉट डू सच काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. तो सबसे पहली बात हम देखें कि r इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा ये वेक्टर क्वांटिटी है, आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट, RDM. ओके, अब मैंने ये देखा कि ये देयर इज नो डायमेंशन इन y एक्सिस, देयरफॉर एवरीथिंग इज गोइंग इन x axis. So I know the center of mass will lie on x direction. So x is equal to 1 over m, maybe r dm. Okay, r is some distance and dm. अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, since this is a continuous body, I have to cut some small dm having some r distance. तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं करता हूं कि चलो भाई ये तो कंप्लीट L है जो बदलने वाली नहीं है, तो मैं क्या किया, यहां से ओरिजिन से मैंने एक R लिया और मैंने एक स्मॉल सा मास यहां काट लिया. ओके, तो सबसे पहली बात मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस रॉड. द डेंसिटी इज m over L. So what is my dm? So dm will go like this. dm is equal to lambda into what is this location, maybe this is your dr, because मैंने ये कहा कि चलो r डिस्टेंस पे dm काट लें और इसकी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, dr. कैसे dr होगी अब मैं बताता हूं. यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस r थी, अब एक मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया और यहां से फिर यहां से यहां तक इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, r प्लस डी आर. ओके, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने क्या कर दिया, r प्लस डी आर. और मैं इसे ये भी लिख सकता हूं कि मे बी दिस इज नथिंग बट, no problem. Okay, fine, it's nothing because r is kind of a variable. Okay, for me r is a variable, therefore it's very good to just define, just write this way कि मैं उसी दिशा में जा रहा हूं, बिकॉज r प्लस डी आर, मे बी r को तुम x लिखोगे तो x के बाद क्या होगा, x प्लस 1, मे बी x प्लस 2. ओके, तो इन सिमिलर फैशन आई एम राइटिंग दिस दैट मे बी स्मॉलर पार्ट इज द पार्ट ऑफ दिस r ओनली, dx. देयरफॉर आई हैव रिटन हियर r and then the smaller part is maybe dr. Okay, that's clear. तो dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस स्मॉलर पार्ट का जो डायमेंशन होगा dm इज इक्वल टू मास होगा वो क्या होगा, लैम्डा इंटू डी आर. वेरी गुड, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो जब मेरे पास एक डी आर आ गया तो मैं क्या करूंगा इसमें, 1 over m then r. Now dm is equal to, I can write here lambda which is constant and dr. Okay, now
अब आप देखो ये जो r है, ये जो इंटीग्रेशन हुआ वो कहां से कहां तक हो रहा है, वो सिर्फ डिस्टेंस पे इंटीग्रेशन हो रहा है। अब कोई मास का टर्म नहीं है, क्योंकि मास को मैंने क्या किया, एक डिस्टेंस में लेके आया। नाउ एवरीथिंग इज वेरिएबल हियर, बट ये जो वेरी कर रहा है वो कहां से कर रहा है, ये मे बी अगर 0 है तो इसकी टोटल लेंथ क्या है, दैट इज 1l, तो ये करेगा कहां से, 0 to l के साथ। तो अब मैं लैम्डा को क्या लिख सकता हूं, मैं लैम्डा को लिख सकता हूं यहां 0 to l r lambda is nothing but m by l, and then your dr. M is constant, 1 by l is always constant, obviously. Then r dr integration is r square by 2. Put the limit here, then it will be l square by 2. So l by 2 means ये कहता ये है कि अगर आपका ये जो m है, एक रॉड है जो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपका क्या होगा, अगर ये ओरिजिन यहाँ है तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, l by 2 पे होगा। तो ऑब्वियसली ये तो हमारा इंट्यूटिव भी है। सपोज कि मेरे पास कोई पेन है, वो कंप्लीट सिलिंड्रिकल है, तो आपकी जो सेंटर ऑफ मास होती है वो कहाँ होती है, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिडिल में होती है। तो दिस इज अ मोर इंट्यूटिव रिजल्ट विच वी हैव गॉट। देन y में क्या होगा, बिकॉज देयर इज नो डायमेंशन इन y, so that we don't have to care about this y, okay? So that is the very amazing thing कि सेंटर ऑफ मास को हम निकालने के लिए पहला स्टेप, वेयर इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कितने डिस्टेंस पे आप dm काटते हो, उसके बाद उसका जो dm लैम्डा जब निकालोगे आप, तो ऑब्वियसली वो लेंथ वाला है तो dr आया। और ये जो r है, दिस इज कंप्लीटली वेरिएबल, कि आपने ये जो r कितने डिस्टेंस पे इस dm को काटा है, तो उस हिसाब से हमें चूज करना पड़ता है, फिर इसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि दिस इज द वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास। वेल इट विल बी मोर अमेजिंग व्हेन वी डू अनदर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम, अगर मैंने इस रॉड को, वन डायमेंशन रॉड को एक सेमी सर्कुलर आर्क में बता दिया, तब क्या हो सकता है, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग कि तब हम किस तरह से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जो है सेमी सर्कल आर्क बन गया, ठीक। तो पहली बात ये है कि मे बी इसका मास क्या m है। लेट्स से इट्स माय सेमी सर्कल हैविंग मास m, और मैंने ये कहा कि ये इसका जो डिस्टेंस है, मे बी ये ओरिजिन यहां पे है ऑब्वियसली, और यहां इसका जो रेडियस है वो क्या है, r है, ठीक। तो बेटर ये है कि जहां इसकी ओरिजिन है वहां से हम क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वही बना लें। दिस इज योर y, दिस इज योर x। अब देखना ये y और x दोनों डायरेक्शन में है, ठीक है ना, इट्स अ 2 डायमेंशनल केस। बट मैंने ये कहा कि जो मास है वो कहां डिपेंड करेगा, वो जहां जहां ये जो रॉड है जिसको मैंने मोड़ा इस तरह से है, वो बस उस पर डिपेंड करेगा, ओके, देयर इज नथिंग एल्स। और यहां से जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, it is simple r. So mass is over the rod which is in semicircular shape. I have to figure out where is your center of mass will lie. तो मैंने क्या किया, मेरे को पता है इस आर्क का सेंटर कहीं यहां पे होगा, मैंने वहीं से क्या काम किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया x and y का। Now I want to apply this r is equal to 1 over m r dm. बट यहां जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो मास वेरी हो रहा है वो किस तरह से वेरी हो रहा है। अगर मेरा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो अगर मेरे पास कोई छोटा सा स्मॉल मेरे को मास लेना पड़ेगा, तो मैं स्मॉल मास इस डायरेक्शन में ले सकता हूँ। ये पहले यहाँ था फिर यहाँ आएगा, दिस विल बी योर स्मॉलर मास। मीन्स अगर आप यहाँ हो तो यहाँ से आप मे बी थीटा एंगल बना रहे हो, तो यहाँ क्या बन रहा है आपका, दिस विल बी योर डी थीटा। दिस इज स्मॉलर मीन्स कि मैं इतने छोटे से मास को ले रहा हूं। दिस विल बी योर dm, ये भी r है आपका, ये भी r है आपका, x एक्सिस से ये थीटा बना रहा है, बट ये छोटा सा एंगल मैंने लिया, देयरफॉर इट विल मेक यू d ऑफ थीटा। चलो यहां तो बात बहुत अच्छी हो गई, बट ये जो dm है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिकॉज ये जो r है ये तो ऐसे नहीं है ना। अब इस r को ये मत समझना, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, ओके, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। बट यहां से यहां तक जो है r वो क्या होगा,
ओ माय गॉड, ये कैसी वाली बात है? बिकॉज मेरे को क्या चाहिए, ये जो डीएम वाली है उसका क्या लोकेशन चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, एक तरफ एक्स में भी है और एक तरफ किसमें, वाई में भी है। सो वी हैव टू थिंक इट कि इसका जो लोकेशन है वो एक्स में कितना है और वाई में कितना है। बट मेरे को अच्छी तरह से पता है ये लोकेशन कैसे निकालते हैं। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, आई नो दिस इज योर आर, तो ये जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इंटू एक्स हेड, और ये जो परपेंडिकुलर वाला आएगा वो क्या आएगा, r साइन थीटा इंटू वाई हेड। ये क्या हो गई, हैंग ऑन अ मिनट, this r is nothing but this radius, let me write it here r dash or rcm। तो ये जो r है ये that is the radius of this from here to here, क्या एक रेडियस है जो बदल नहीं रही है बिकॉज ये मेरा फिक्स है सब कुछ। तो मैंने इस dm के लिए एक लोकेशन जो है वो मैंने फिगर आउट कर लिया, जो लोकेशन वो ये वाली है। मुझे ये मिल गया कि r x में कितना है और r y में कितना है। वेरी गुड। अब मेरे को फिगर आउट ये करना है कि dm क्या है, क्योंकि ये देखो आपकी जो मास वेरी कर रही है फ्रॉम ऑरिजिन कैसे वेरी कर रही है, वो एंगुलर वेरी कर रही है। ये क्या हो रही है, एंगल की तरफ से वेरी कर रही है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट जहां रेडियस है तो उधर से ही वेरी कर रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है, नहीं, ये एंगल की तरफ से वेरी कर रहा है। जैसे जैसे एंगल घुमाओगे तभी आप देख सकते हो कौन सा मास कितना है। तब तो पहले मैं ये करता हूं कि इसका जो पूरा डेंसिटी है वो कितना होगा। तो बिकॉज इट्स इन सेमी सर्कुलर शेप, तो सेमी सर्कल में क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर, विच गिव्स यू लैम्डा। लैम्डा इज द होल डेंसिटी ऑफ दिस सेमी सर्कुलर। सो लैम्डा इज इक्वल टू m ओवर पाई, m मीन्स लेंथ ऑफ दिस आर्क इज पाई आर। दैट्स क्लियर। तो dm इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, अब मैंने जो यहां लिया इस मास को, इस मास का कोई क्या होगा, एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इस एलिमेंट, तो ये जो मास जाएगा वो यहीं जाएगा सिर्फ, है ना। तो इसलिए मैंने लिया ये dl। अब मैं यहां पे dr नहीं ले सकता हूं, एक बात याद रखना, बिकॉज r मेरा जो है मैंने सिर्फ इसका लोकेशन लिया, r cos थीटा r sin थीटा। पिछले बार क्या था कि जिधर मैंने r लिया था उधर ही क्या कर रहा था, वो वेरी कर रहा था। बट नाउ दिस टाइम ये जो है एंगल के साथ वेरी कर रहा है। नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग एज dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl एज ए जनरलाइज थिंग, कि जो लैम्डा है इंटू मे बी ये क्या है, dl है। बट ये dl जो है वो कितना है, तो आपको याद होगा कि जब हमने पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बात की थी r एंड थीटा की, है ना। और वहां पे मैंने लिखा था dl को, कि dl वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, dr वेक्टर, अगर हमारा रेडियली कुछ वेरी करेगा, एंड देन r d थीटा थीटा हेड। ये मैंने लिखा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर मेरे पास कोई चीज इन सर्कुलर शेप में है, इन सर्कुलर सिमेट्री में है, और मेरे को कोई भी लेंथ एलिमेंट चाहिए, तो वो जो वेरी करेगा वो कुछ ना कुछ इस तरह से वेरी करेगा, r हेड में dr एंड r d थीटा इन थीटा हेड डायरेक्शन, मीन्स कि इस डायरेक्शन में इस तरह से वेरी करेगा, r d थीटा के साथ वेरी करेगा। तो अब मेरे को चीज यहां मिला है कि बिकॉज ये जो आपकी जो वेरी कर रही है वो क्या है, वेरी कर रही है, थीटा डायरेक्शन में वेरी कर रही है। आप सीधे इधर से आप पकड़ो, उधर लेके चले जाओ, तो ये dl होगा, वो dl का कौन सा कंट्रीब्यूशन होगा, ये वाली कंट्रीब्यूशन होगी। तो ये कंट्रीब्यूशन मेरा कितना होगा, लैम्डा इंटू, सिंस r इज योर कांस्टेंट, ये जो r है इस डायरेक्शन में कोई वेरी नहीं है, एक फिक्स क्या है, रेडियस पे ये मेरा सेमी सर्कल रखा हुआ है, देयर इज नो एनी वेरिएबल। सो आई कैन राइट हियर दिस कैपिटल R विच इज द रेडियस एंड dl इज नथिंग बट d थीटा, तो लैम्डा r d थीटा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में कि पोलर कोऑर्डिनेट कैसे काम करता है। तो व्हाट इज द इंट्यूशन ऑफ दिस, दैट्स सिंपल, कि हमारा जो मास है वो एंगुलरली वेरी कर रहा है। अब एंगल में आप सीधे चिपका नहीं सकते हो, दैट इज d थीटा, बिकॉज मैंने पहले इवैल्यूएट कर लिया है कि dl इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। इफ यू डोंट नो, देयर इज अ लिंक
Just go there and watch the complete video how we have got this thing. तो जब मेरे पास dm भी आ गया, मेरे को पता है लैम्डा क्या है, m by pi r, m over pi r. देखो ये कांस्टेंट अब कट जाएगा तो m over pi into d theta. That makes it so much interesting कि कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं. तो अब r डैश यानी कि इसका जो अगर मेरे को निकालना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, m. अब फिर भी मैं यहाँ r का r वेक्टर लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा अभी. तो dm को मैं लिख सकता हूँ m by pi over d theta. चलो यहाँ तक राम कहानी खत्म हुई. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के लिए मैंने को दिख रहा है कि यह r x में भी वेरी कर सकता है, r y में भी वेरी कर सकता है. तो मैं यहाँ लिखता हूं कि चलो भाई x में कितना तुम वेरी करोगे. तो मैंने यहाँ लिखा 1 by m. अब r को मैं लिखता हूं मे बी x में, दैट इज योर r cos थीटा, m by pi इंटू डी थीटा. अब मजे की बात यह है कि देखो थीटा यहां से वेरी कर, थीटा यहां से लेकर यहां जाएगा, तब ये पूरे मास को इंक्लोज कर सकता है, दैट इज 0 to पाई. तो पहले आपको कोई लिमिट नहीं बैठानी है, आपको एक वेरिएबल मिलेगा, later on you will just put the limit from where it will enclose your masses. तो mm will cancel out, r is your constant, cos थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, and then you put 0 to पाई. और जब आप साइन में इन दोनों को बिठाओगे तो आपको मिलेगा 0 गोल एक अंडा. ये सजेस्ट करता है कि जो भी xcm है, xcm जो आया मीन्स के योर सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन देयर इज नन. x डायरेक्शन में कुछ नहीं है. क्यों नन है? क्योंकि मैंने जो कोऑर्डिनेट देखा यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, 0 रखा है. इसका मीन्स ये कह रहा है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है, जहां आपने एस्यूम किया है आपके कोऑर्डिनेट को, एक्चुअली में वो वहीं लाई करता है. 0 मतलब वो होता है. और ये इनक्रेडिबल है. अगर आपके पास इतनी अच्छी इंट्यूशन हुई तो आपके पास कोई भी सिस्टम मिल जाए और आपने सोचा कि मे बी इसका सेंटर ऑफ मास वहां लाई करता है, आप वहीं से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो, फिर देखना आपको क्या मिलेगा, एक 0 मिल जाएगा. मीन्स कि आपने जो एस्यूम किया कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट्स परफेक्ट. जहां सेंटर ऑफ मास है आपने एस्यूम वहीं से कर दिया. दैट इज इनक्रेडिबल. और ये चॉइस क्या होगी, आपको सोचनी पड़ेगी खुद से कि इसका मास कहां आ सकता है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट का. देन अब मैं YCM, अब तो मेरे को समझ में आ गया कि ये जो वेरी करेगा, यानी कि मेरा जो ओरिजिन है वो बहुत बढ़िया है कि x में कोई वेरी नहीं आएगा, इधर उधर कुछ नहीं होगा. मे बी यहां से y में हो सकता है कुछ. तो देख लेते हैं y में क्या होगा. y कितना है, YCM इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा, ये तो जानते ही हो आप, r को बाहर निकाल दिया, अब r साइन थीटा आ गया. तो r साइन थीटा मतलब ये साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 to पाई. अब जो साइन का होता है इंटीग्रल वो होती है माइनस आर कॉस थीटा, सॉरी आर तो आर कॉस थीटा होती है इंटीग्रल 0 to पाई. जब आप इस लिमिट को बिठाओगे यहां पे तो आपको मिलेगा 2r. अच्छा यहां मैंने पाई को मिस किया, दैट इज योर पाई, यहां पे ये पाई, तो 2r बाई पाई इन YCM. ये कह रहा है कि आपकी जो सेंटर ऑफ मास इस वायर के लिए x में कोई वेरी नहीं है, बट y में 2r बाई पाई इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मीन्स कि ये कहीं ना कहीं कुछ यहां होगी 2r बाई पाई. तो सेंटर ऑफ मास की जो ओरिजिन एक्चुअली एग्जैक्टली वो क्या होगी, यहां होगी. बट आपने देख लिया कि अगर मैं यहां पे एस्यूम करता हूं, जैसे कि हम सर्कल का मैं देखता हूं कि CM वहां पर होता है, जो सेंटर होता है वहां मैंने एस्यूम किया, तो मेरे को मिला कि इसका एग्जैक्टली कहां पर होता है, वो ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर होता है, दैट इज 2r बाई पाई की तरफ होगा. वाह, दैट इज टू मच इंटरेस्टिंग. तो इसी वे से हम निकालते हैं, फिगर आउट करते हैं कि हाउ कैन वी इवैल्यूएट द सेंटर ऑफ मास इन अ वेरी एफिशिएंट वे. यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग एल्स, जस्ट डू मैथमेटिक्स व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू एंड फॉलो ऑल माय इंस्ट्रक्शंस, दैट्स ऑल, दैट्स इनफ. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड. चाहे आपको बस सिमेट्री देखनी है, किस तरह की सिमेट्री है. मे बी कल को आपको पूछ दे स्फेयर के बारे में, यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट डू द मैथमेटिक्स, बिकॉज मैंने वो भी आपको बना दिया है. अगर आपका स्फेयर होगा तो आप किसका क्या यूज करोगे, स्फेरिकल पोलर सिस्टम, जो कि मैंने डिस्कस पहले कर रखा है. हाँ, अब जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज आएगा वो क्या आएगा, क्या था वो था प्लेट, एक डिस्क के बारे में. अभी मैंने देखा एक वायर था, अब मैंने देखा कि एक मास को पूरा ले लेते हैं एक सर्कुलर शेप में, ऑब्वियसली सेमी सर्कल शेप में लूंगा, और ये जो मास है
तो वो हर जगह है, देख लो। तो मैंने क्या किया, जैसा मैंने पिछली बार किया था, एक्स और वाई में लूंगा, है ना। लेकिन अब मैंने क्या किया कि यहां भी मास है, उसमें क्या था, फिक्स नहीं था, यहां भी मास है, यहां भी मास है, तो मैं क्या कर दिया कि एक समझ लो r डिस्टेंस पे मैंने क्या कर लिया, एक पूरा का पूरा एक मास काट लिया। तो ये जो छोटा सा लेंथ होगा वो क्या होगा, dr होगा, और इसको मैंने क्या कर दिया, dm काट लिया। आपको पता है जो इसका जो सिग्मा होगा वो क्या होगा, सिग्मा पहले निकालना है आपको, mi पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द होल सर्कल, बट दिस इज योर सेमी सर्कल, देयरफॉर इट विल बी 2m बाई पाई आर स्क्वायर। चलो ये तो काम बन गया मेरा। ओके, जब मेरा ये काम बन रहा है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को मिल जाएगा dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी आर, क्योंकि ये जो लेंथ होगा यहां से यहां तक r था, छोटा सा लेंथ जो है वो dr है, तो सिग्मा को मैं लिख सकता हूं 2m बाई पाई आर स्क्वायर dr। dm का काम खत्म। अब RCM ऑब्वियसली r डैश में लिख देता हूं, इसका जो रेडियस है कंप्लीट वो क्या है, r है, मे बी r dm। वेल अगेन ये जो dm है वो कैसे हो रहा है, अगेन ये एंगुलरली वेरी कर रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक के कि ये सिग्मा आ गई, ये चारों तरफ इसकी मासेस है। तो सिंपल सा लगाऊंगा मैं, r को कुछ नहीं छेड़ूंगा, ये dm को मैं लिखता हूं 2m ओवर पाई आर स्क्वायर, ओके, और ये आगे मेरी dr। यहां तक मेरा किस्सा कंप्लीट है। बट जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ इतनी नहीं हो सकती, यहां पे मुझे को लिखना होगा dl। आई एम रियली टू मच सॉरी, dl यही कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि आपको जो मासेस हैं वो तो r से r वेरी कर ही रहा है, बट ये एंगुलरली भी वेरी कर रहा है ना, तो आपको लिखना है dl। अब मैं देखूंगा कि r क्या होगा, इस पूरे के पूरे मास को अगर मेरे को लोकेट करना है तो r इज इक्वल टू नथिंग बट, अब ये जो वेरिएबल आएगा ना भैया, r साइन थीटा y हैट प्लस r कॉस थीटा x हैट, ऐसे मैंने पहले किया था। बट क्या होगा, अब ये जो r है वो वेरिएबल है, क्योंकि r ये कर रहा है, वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर कंप्लीट r तक वेरी करेगा, साइन थीटा तो साइन थीटा है, कॉस थीटा रहेगा। नाउ dl मेरा क्या होगा, dl सिंपली पिछली बार की तरह dr वेक्टर, और आई कैन राइट इट हियर dr r हैट प्लस r d थीटा थीटा हैट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो देखें हम यहां क्या कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यहां कि चलो r में लिख दिया 2m बाई पाई आर स्क्वायर लिख दिया, dl। अब अगर मैं dl की बात करूं तो यहां पे दो चीजें आएंगी, हैंग ऑन, अब ये dl हो गया, बट देखिए यहां बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप यहां पे क्या dl ही करोगे, नहीं, क्योंकि ये मेरा 2 डायमेंशनल केस है और आप एक जगह लिख रहे हो क्या सिग्मा, और यहां पे यूज क्या कर रहे हो, एरिया। तो dl मतलब क्या होती है, लेंथ एलिमेंट होती है कि लेंथ में क्या हो रही है, लेकिन यहां पे आपका लेंथ काम करेगा क्या, नहीं करेगा। व्हाई, इसलिए नहीं करेगा बिकॉज वॉट एवर यू हैव कट इट हैज स्प्रेड ओवर दिस एरियल। तो dl के जगह मेरे को यूज करना पड़ेगा dA, सिग्मा इंटू dA। हाँ, और dA जो होती है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वो क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, dr इंटू r डी थीटा, दैट्स ऑल। तो यहां आ जाएगा r dr डी थीटा। ये आपकी r dr है, लेकिन आपको यहां ध्यान देना है, ठीक है, बिकॉज आप लोकेशन चाहते हो यहां से यहां तक। एक्चुअली हमारी नोटेशन इतनी ज्यादा मिल गई है, इंटरमिक्स हो गई कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। ये आपकी जो केसेस हैं वो dA वाले केस हैं, और ये मेरा क्या है, वो r है, और r जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है। तो r को मैं लिख सकता हूं, बिकॉज ये r वेक्टर में है तो ऑब्वियसली मैं इसको लिख सकता हूं क्या, मैं इसे एक बार पहली बार कर लेता हूं y के लिए कि RCM इन y डायरेक्शन, y के लिए अगर मैं लिखूंगा इसे तो ये मेरे को मिलेगा क्या, r साइन थीटा 2m बाई पाई आर स्क्वायर, और ऑब्वियसली यहां 1 बाई m कर देते हैं भाई,
यहां पे लिखूंगा मैं आर डी आर डी थीटा। अब क्लियर है? तो इस आर को इस आर के साथ देखना मत कि भाई ये भी आर मेरे को लिखना है, कुछ नहीं। ये जो आर वेक्टर है दिस गिव्स यू द लोकेशन ऑफ दिस मासेस दैट यू हैव कट, और जो छोटा सा मास आप लेते हो उसकी लोकेशन है, और उसकी लोकेशन मेरी यहां से आती है। सिर्फ इसको मैं लिख सकता हूं ए डी एम भी लिख सकता हूं, ओके, तो नो प्रॉब्लम। बस ये नोटेशंस मेरी बहुत ज़्यादा खराब मैंने चूज किया है। तो आई थिंक अप टू नाउ दिस इज क्लियर। अब मैं देखो ये मास कैंसिल करता हूं। दूसरी चीज अगर मेरे को देखने को यहां मिलेगा तो यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिल रहा है आपको, 2/पाई। चलो ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं आर स्क्वायर। अब इंटीग्रल मैं करता हूं। ये देखो एक तरफ मेरा आर डी आर है, तो मैं लिखता हूं आर स्क्वायर डी आर लिख दिया, और एक तरफ मेरा है साइन थीटा डी थीटा। अब ये जो इंटीग्रल है ना दोस्त, ये इंटीग्रल एक्चुअली में 2 डायमेंशनल इंटीग्रल है, बिकॉज आर और यहां थीटा दो चीजें आ गई। तो जब ये इस तरह की इंटीग्रल आती है तो आप इसे कहते हो मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल। और मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल हम किस तरह करते हैं, अगर ये आर की वेरी करती है तो एक इंटीग्रल आर में कर दो, और थीटा की वेरी करती है तो बस थीटा में कर दो। यानी कि दोनों इंटीग्रल को हम सेपरेट करेंगे, एंड दे आर जस्ट विल मल्टीप्लाई इट ईच अदर। और ये बहुत ही आसान होता है। ये बस देखने में लगता है कि बहुत सारे टर्म्स आ गए, लेकिन हो क्या रहा है, बट इट इज टू मच सिंपल। इट इज अ मल्टीवेरिएट कैलकुलस, इट इज 2 डायमेंशन। आर को आर के साथ आप इंटीग्रेट करें, थीटा को थीटा के साथ इंटीग्रेट करें, किसी को मिक्सअप नहीं करना। बस आप जानते हो कि ये जो आर वेरी करेगा वो 0 to r करेगा, और थीटा जो वेरी करेगा वो क्या करेगा, 0 to पाई करेगा। पिछली बार मैंने देख रखा है। तो ये जो वाई सी एम आया ना, ये वाई सी एम मेरा क्या आएगा, 2/पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, r³ 3 है ना, और साइन थीटा का जो होगा वो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। अब इसमें आप क्या करो, 0 to पाई करो। ग्रेट। अब देखो ये क्या मिलेगा मुझे, ये एक कैंसिल हो गया, ये इनटू है दोस्त, 2r/3 और यहां क्या दे रहा है, इसका आपको पता है वैल्यू कितनी है कि कॉस्ट पाई -1 into -1 2, सॉरी -1 into -1 इट इज 1 माइनस 1 आई थिंक प्लस आएगा यहाँ, ठीक है। 1 + 1 क्या होगा, 2 आ जाएगा। तो दिस इज योर 4r/3 तो ये क्या कहता है आपका कि YCM में जो होगा वो लोकेशंस 4r/3 कहीं अपर साइड में होगा, बट XCM कितना होगा, बिकॉज वी नीड 2 पॉइंट्स। वेल आई नो एवरीथिंग, सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर XCM। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब मैं यहां लिख सकता हूं 1/m, यहां लिख सकता हूं मैं। अभी r sin थीटा था, होगा क्या, r cos थीटा। अगेन मैं यहां लिख सकता हूं 2m/पाई r स्क्वायर, है ना, और यहां होगा मेरा r dr, अगेन d थीटा। आई थिंक इट्स गुड इनफ। mm कैंसिल। अब ये जाएगा 1/पाई r स्क्वायर। आई थिंक इट्स 2 इज देयर, स्टिल देयर, तो 2 यहां आ गया, एंड r स्क्वायर dr जो को पता है ये क्या देगा, 0 to r। अगेन cos थीटा डी थीटा 0 to पाई। अगर मैं इस इंटीग्रल को देखूं जो मैंने पिछली बार भी देखा था, क्या देता है ये, इसका इंटीग्रल आएगा साइन, और साइन में जब 0 to पाई इंटीग्रल करोगे देगा 0। मीन्स कि जो XCM आया है मेरा, मैंने जो एस्यूम किया है कि ये कहीं ना कहीं जो सेंटर है वही इसका ओरिजिन है। तो कहने का मतलब ये कि XCM आपकी कितनी हो गई, ओरिजिन में आ गई। बट ये जो y में है जो वेरी आया कितना, 4r/3। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट है वो कैसा है, 4r/3 पाई। ये वेरी कहां करेगा, ये जो RCM है इसका x में 0 मीन्स ओरिजिन, थोड़ा सा ऊपर 4r/3 पाई। तो अगर हमारे पास प्लेट जो है डिस्क टाइप की हो और जो डिस्ट्रीब्यूशन है DA हो, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है एरियल हो, देन वी डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। और यू नो हाउ इजी इज दिस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आएगा, बट r को मैं r के साथ इंटीग्रेट करूंगा, थीटा को मैं थीटा के साथ इंटीग्रेट करूंगा, और मेरे को बस ये देखना है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है जहां मैंने ओरिजिन माना है वहां से जो मास है किस तरह से वेरी कर रहा है, दैट इज थीटा। थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to पाई,
एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेडियली वो कहाँ है, वो 0 to r, सिंपल। तो पिछले बार हमारा था कि फिक्स था, देयरफॉर इस तरह की इंटीग्रेशन dr में नहीं थी, बट इस बार हमारा वो फिक्स नहीं है, देयरफॉर इसमें इंटीग्रेशन जो कंट्रीब्यूट किया 3 पाई। That makes it so much interesting. I hope this is clear to you, and we will explore more about it because we will do maybe semi spherical things, okay, or maybe we can do this planar sheet कि अगर triangular plane है हमारे पास तब हम उसका कैसे कर सकते हैं, how can we figure out that thing. So I think yeah, it's amazing, it is. Obviously I think it is. So this is the concept, and from here you can calculate anything, means anything. Okay, so we will meet with the next video very coming soon, which will again explore more about the center of mass, and then we will move to conservation of momentum, where we will try to solve and analyze the projectile motion with the help of conservation of momentum, and also see what happens in the collision cases. Can we apply the force law, or what is the meaning of this conservation law? So this is Saddam Minardo Camp signing out.